अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। आज का प्रोग्राम ना सिर्फ ये कि मेरे लिए यादगार है, बल्कि बहुत मेरे लिए ये मौका पुरमसरत मौका है। दो वजूहात हैं इसकी, और तीसरी वजह भी मैं बताऊंगा कि ये प्रोग्राम क्यों अहम है। लेकिन इन सारी वजूहात से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जो गुफ्तगू हो रही है उसमें एक ऐसे दोस्त मुल्क का ज़िक्र है जो हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा, और ना सिर्फ सियासत के मंजरनामे पर या सफ़ारत के मंजरनामे पर, बल्कि सकाफ़त और अदब के मंजरनामे पर भी वो मुल्क मुतहर्रिक रहा। उस मुल्क से जुड़े हुए सफ़ारतकार, दानिश्वर, मुहक्किक और आम लोग जो है वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार रहते हैं और कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची में कायम कौंसल खाना जापान के कौंसल जनरल जनाब तोशिकाज़ु इसोमुरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? ठीक हूँ, आपकी दुआ। बहुत खुशी हो रही है आज आप चाय खाना में आए हैं। हाँ, मुझे भी खुशी है। और आप चाय पीते हैं बहुत शौक़ से। हाँ, शौक़ से पीते तो हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको चाय खाना में मदऊ किया। अच्छा, मेहरबानी। जी, तो चाय में हम यहाँ चाय बन रही है, कैसी चाय आप पीते हैं? मीठा और पत्ती? हम चाय थी कि मगर बगैर चीनी। बगैर चीनी? दूध तो डाल दें ज़रूर, मगर ये चीनी के बगैर। चीनी के बगैर, यानी मेरी ज़रा चीनी वाली, पहले सर की बगैर चीनी वाली। तो चाय, चूँकि आपको पता है ये हमारे 100 प्रोग्राम पूरे होने जा रहे हैं। आपके साथ जो बात हो रही है इसमें 100 प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे। तो हमारी चाय बहुत अच्छी हो गई है 100 प्रोग्रामों में बन के। सही बात है। तो इसलिए तो सर मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने नाजरीन को एक दो बातें बताना चाहूँगा जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया। एक तो नाजरीन ये कि ये 99 प्रोग्राम है और इसी का पार्ट 2 आप देखेंगे जो हम सर के साथ गुफ्तगू करेंगे, वो 100वां प्रोग्राम होगा GTV पर चाय खाना का। आपको मुबारकबाद है और टीम को मुबारकबाद है। दूसरे पार्ट में मैं तफसील से इस पर बात करूंगा कि टीम, इसके पीछे कौन सी टीम है जिसने 100 प्रोग्राम्स के लिए मेहनत की, काम किया, उस सब का जिक्र आएगा। हम केक भी काटेंगे जी, और केक काटने के लिए दो वजह है। एक तो वजह यह है कि 100 प्रोग्राम, दूसरी वजह ये है गेंजी की कहानी। ये क्या है, ये मैं अगर बहुत मुख्तसर बताऊं तो ये एक दुनिया का पहला नावल तस्लीम किया जाता है जो कि जापानी ज़बान में 1000 साल पहले लिखा गया था, और फिर इसके बहुत सारी ज़बानों में तराजुम हुए, लेकिन पहला बाकायदा उर्दू तर्जुमा जो है वो इस साल शाया हुआ है। बाकर नकवी साहब ने ये तर्जुमा किया है। तो इसमें मैं भी कुछ थोड़ा बहुत, मेरी भी मुआवनत है। तो आज हम इस नावल पर गुफ्तगू करेंगे और जनाब तोशिकाज़ु इसोमुरा साहब की जो उर्दू अदब पर नज़र है और फिर जापान में जो उर्दू तदरीस के मामलात हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। तो हम सर गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, क्या दुनिया में जो हम सुनते हैं सबसे पहला नावल गेंजी मोनोगतारी है? यानी मोनोगतारी से मुराद कहानी और गेंजी जो है वो उस किरदार का नाम। तो ये बात कितनी दुरुस्त है? यानी गेंजी मोनोगतारी का शुमार है, ये दुनिया में कदीम तरीन नोवेल में होता है। ठीक। और ये लिखी गई 1000 साल से भी पहले। देखिए 1000 साल पहले इतने दूर हैं, यानी मतलब ये हैं, यानी अगर उससे भी पुराना नोवेल भी हों, मगर ये बाकी नहीं है। सही। इसकी वजह से ये तस्वर किया जाता है दुनिया में सबसे पुराना नोवेल है। क्योंकि ये हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि अरबी में भी ये कोशिश हुई थी और संस्कृत में भी कोशिश हुई, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जो बच गया वो ये है। बच गया तो इसलिए पहला है, ये मुश्किल से बच गया। और बहुत ही दिलचस्प ये नावल है। मैं आज पहली बार नुक्ते लिखे हैं मैंने कि कैसे मैंने आपसे पूछना है ताकि मैं और मेरे देखने वाले जान सके। तो इस नावल की कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है? क्या ये हकीकी कहानी है? नहीं, दरअसल ये है नोवेल है, इसलिए फिक्शन है। ठीक है। हमारी बात ये है, ये पुराने ज़माने में अशराफियों के मुआशरे में जो ज़िंदगी है उसी में मोहब्बत भी शामिल है, दोस्ती भी शामिल है, रहन सहन यानी रहन सहन भी शामिल है। ये सब ये ना उसी में
तफसीर से दिखाया जाता है। यानी उस ज़माने की जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। अच्छा, मैं तो चूंकि इस पर मैंने काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी ज़बानी जानूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। जी, इसलिए हैं। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, इस नावल को कब लिखा गया और इस जो नावल निगार हैं इसकी, उनका पूरा नाम क्या है? ये नावल निगार का नाम है मुरासा शिकीब, और ये खातून है? ये खातून है और असर नाम तो नहीं है, ये पेन नेम है। ओके। और असर नाम तो अभी तक पता ही नहीं चलता, यकीनी के तौर पे कह नहीं सकते। और कलमी नाम से ये मशहूर हैं। और ऐसा इसको काम करते हुए मुझे पता चला कि ये दरबार में से ही किसी का नाम था जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया, मस्तार लिया। दरबार में काम करती थी जी। देखिए, यानी पुराने ज़माने में कागज़ तो है ना बहुत कीमती चीज़ थी जी। तो इसकी वजह से दरबार में ना हो तो कागज़ मिलते नहीं थे जी। इसकी वजह से उनके पास कागज़ दस्तियाब रही, इसकी वजह से वो लिखती रही, दिखाते रहे, लोग पढ़ते रहे और महफूज होता रहा। लोग इस तरह करते थे, उसको नकली करते थे। अच्छा। और नकल करके अपने पास रखते थे। यानी मतलब उनमें से एक है ना बच गई है। इसकी वजह से बहुत मुश्किल से ये बच गई है। हाँ, और ये कहा जाता है कि इसके कुछ आखिरी चैप्टर अभी भी गुमशुदा हैं, ऐसा है? हाँ, मुझे सही तौर से इल्म नहीं है, मगर देखें यानी मैंने जिक्र किया था नकली करते रहे, यानी इसकी वजह से यानी पूरे के पूरे यानी अब तक महफूज है ये मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है जो आपने फरमाया था यानी आखिरी हिस्सा है गुमशुदा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी जो जापानी अदब के नकाद हैं वो ये कहते हैं कि ये अपने तौर पर एक मुकम्मल है। जी, वही है, मुकम्मल नावल है। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई चैप्टर नहीं भी है। नहीं, बहुत ही ये ज़बरदस्त बात है और हमें तो बहुत खुशी है कि उर्दू ज़बान में इसकी इशाअत हुई और बाकर नकवी साहब ने इस पे मेहनत की। मैं अभी पूछूंगा इस बारे में, ज़रा सा मैं इसकी कुछ बुनियादी बातें आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी, क्या जापान के तालीमी निसाब में इस नावल को पढ़ाया जाता है? जी, यकीनन। बार इतनी मोटी किताब है, 1100 सफ़े की किताब है, तो मतलब पूरे के पूरे ना यानी मतलब ये निसाब में रख नहीं सकते। थोड़ा सा हिस्सा, मशहूर हिस्सा है ना, ये निसाब में भी है और पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो यानी जब आप स्टूडेंट से आपने भी पढ़ा? जी, और मैंने जूनियर हाई स्कूल में सब पढ़ा, 2 बार पढ़ा। तो यानी इसका मतलब है कि जापान में चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा और बूढ़ा हो, चाहे वो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे आम आदमी हो, सब ने स्टूडेंट लाइफ में ये पढ़ा है। जी, थोड़ा सा हिस्सा, कम से कम थोड़ा सा हिस्सा, इक़्तिबास पढ़, शौक हो सब पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये आपके यहाँ एक 2000 यन का नोट है, उस पर ये उस पर भी है, उस पर भी ये तस्वीर है। ये तस्वीर है जी, ये सन 2000 में ये करेंसी बनाई गई थी, उसी का डिज़ाइन में ये नावल की मुसन्निफ़ा और इनके मरकज़ी किरदार उनकी। वैसे ये जापान में मैंने देखा है आपके और भी करेंसी नोटों पर अदीबों की तस्वीरें हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हाँ, अदीबों की तस्वीरें हैं, उसके अलावा भी हैं कई जो अदीब हैं। मसलन कुछ नाम अगर आप बताएं। ये भी खातून हैं। अच्छा। ये इचियो नाम है। अच्छा। इचियो। अच्छा। या ये साहिबा यानी मेजी दौर के शुरू में यानी काम किया था। अच्छा। ताकि किताबें वगैरह कई किताबें उन्होंने लिखी। अच्छा। मगर अफसोस की बात है उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी, यानी 27-28 साल की साल से इस दुनिया से रुखसत कर गई हैं। अच्छा, तो उनका भी करेंसी नोट पर तस्वीर है। जी। और एक और भी हैं शायद 10,000 यन वाले नोट पर। जी, ये भी है नाज़्म सोसकी जी, जिनका बड़ा मशहूर नावल है, आपको भी पसंद है। और या मक्यत मैं बिल्ली हूँ। मैं बिल्ली लेकिन बहुत मशहूर नावल है। मशहूर नावल है ये। देखें यानी खुद को यानी मैं इस तरह देखते हैं, बिल्ली हैं जो बाहर देख रहे हैं, उसी पोजीशन से यानी बाहर देख, यानी बिल्ली की नज़र से सब दिखा रहे हैं। जी, बिल्ली की नज़र सब देख रहे हैं। कि एक बिल्ली कैसे देखती है, महसूस करती है चीज़ों को। वही। क्या बात है। और बिल्ली वैसे भी मुझे लगता है जापानियों की पसंदीदा जानवर में से है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा दौर के जो जापान के सबसे बड़े मशहूर नावल निगार हैं हरुकी मुराकामी,
तो वो भी बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। जी 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 जी। उनकी अक्सर तस्वीरें हम देखते हैं जी जी बिल्लियों के साथ। क्या बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो मैं और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको चाय पिलाई जाए, एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक और है। हमारे नाजरीन भी इस वक्फे में चाय बना लेंगे। नाजरीन, आज जो गुफ्तगू हो रही है, मुझे उम्मीद है कि ऐसी गुफ्तगू आपने कम कम सुनी होगी। एक मुख्तसर सा वक्फा, अभी वापस आते हैं। नाजरीन सोच रहे होंगे कि मैंने इब्तदाइये में इस अजीम तरीन नावल के उर्दू तर्जुमे का ज़िक्र किया, लेकिन गुफ्तगू में जो है वो अभी तक उस नावल निगार की कर रहा हूँ जिन्होंने लिखा या जिस मुल्क में लिखा गया। असल में ये बहुत, इस नावल का पस मंज़र बहुत दिलचस्प है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम गुफ्तगू वहाँ से शुरू करें। अच्छा, इस नावल पर, ये आप ही ने मुझे बताया था कि इस पर एक म्यूज़ियम भी है जापान। जी, म्यूज़ियम भी है। मतलब एक नावल निगार पर म्यूज़ियम। जी, वाह, सही। और ये क्योतो के जुनूबी इलाके में वाक़ हैं, ऊंची नामी शहर हैं। अच्छा। इसी में यानी गेंजी मोनोगातारी म्यूज़ियम कायम है। वाह। और उसी में यानी जो गेंजी कहानी हैं, मशहूर मंजर वगैरह आते हैं, तो उसको बना के दिखाते हैं। अच्छा। और देखिए मसलन ये पुराने ज़माने में अशराफ हैं, वो किस तरह के यानी सफ़र करते थे। सही। यानी मतलब यहाँ से दूसरे घर तक जाने के लिए एक गाड़ी है। अच्छा। और उसके सामने है ना, यानी गाय हैं। ठीक। गाय उसको खींच कर आगे बढ़ते। अच्छा। मगर इसको पढ़ के भी ये तो समझ में नहीं आ रहा ना, यानी मतलब ये किस तरह का यानी गाड़ी थी, यानी शक्ल कैसा था, या इस तरह, तो उसी से तो चलेगा नहीं। ये उसको बनाया गया। और जापान के बड़े माहिर मुसव्विरों ने इस नावल को पेंट भी किया है। जी, पेंट भी किया है। यानी मतलब ये इतनी मशहूर और मज़ेदार कहानी है। इसकी वजह से यानी मुसव्विर ने यानी कई पेंटिंग उसके सिलसिले में पेंटिंग बनाई है। हाँ, मतलब अगर मैं अपने नाजरीन को और आसान करके बताऊं, तो जैसे हमारे यहाँ दास्ताने अलिफ लैला है, या जो दास्तानें लिखी जाती थी, ये उसी अंदाज की एक रोमानवी दास्तान भी इसको कह सकते हैं। जी, और ये एक शहजादे की कहानी है जो फर्जी किरदार है, और वो दिखाया है कि वो शहनशाह का बेटा है, और शहनशाह की ज़िंदगी जो उसके वालिद थे, फिर बेटे की ज़िंदगी, फिर बेटे के बेटे की ज़िंदगी, 3 मरकज़ी किरदारों में इसका प्लॉट वो है। और ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, और जैसा सर ने शुरू में इसको एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, आम जापानी लोगों की इसके बारे में क्या राय है? जैसे हमारे यहाँ गालिब इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, मगर हमारे आम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते उनको। दरअसल ये जो जापानी भी इतनी मोटी किताबें हैं, सब तो नहीं पढ़ते। ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा शौक था, इसकी वजह से जूनियर हाई स्कूल में यानी 2 बार ये किताब है मैंने पढ़ी है। अच्छा। मगर वरना यानी इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेंगे? अशोक की बात है। लेकिन जापान में तो रीडिंग काफ़ी है। रीडिंग तो काफ़ी तो है, लेकिन वो मॉडर्न लिटरेचर पढ़ते हैं। जी, मॉडर्न लिटरेचर भी पढ़ते हैं, मगर ये भी जदीद जापानी में भी तर्जुमा हो चुका है, उसी को पढ़ना है। ठीक ठीक। तो ये कोई मसला तो नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा। फिर भी देखें इतनी मोटी किताब हैं, वक्त दरकार होता है। या शौक ना हो तो पढ़ते नहीं, या इस तरह पढ़ते हैं, यानी मतलब ये 2-3 जगह पढ़ के यानी रुत उठाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। चाय लीजिए साथ साथ। तो इसमें फ़नून लतीफ़ा के जितने शोबे हैं, मैंने महसूस किया जब मैंने इसको एडिट किया, इस पर काम किया, तो मुसव्वरी का जिक्र भी है, और मौसीकी का जिक्र भी है, और शायरी का जिक्र, ख़ास तौर पे वाक़ा बहुत ज़्यादा है। उसमें शायरी तो बहुत हैं, बहुत। वो पुराने ज़माने के अशराफ लोग हैं, ये तो हमेशा कुछ भी हुआ हो तो शेर बनाते थे। तो इसकी वजह से उसी में भी यानी शायरी बहुत होती है। जी बिल्कुल। तो ये कितनी ज़बानों में अब तक तर्जुमा हो चुका है? 32 ज़बानों, यानी उर्दू मतलब उर्दू है ना, 33वीं ज़बान बन गई है। 33वीं ज़बान, वाह वाह वाह। अच्छा, क्योटो में एक यूनिवर्सिटी भी है, बताया गया कि वहाँ गेंजी के तराजुम पर वो लोग काम करते हैं।
तो मेरा उनसे राब्ता आपके सफारतकारों ने करवाया है, तो ये शायद उर्दू के तर्जुमे पर भी वो तहकीक करेंगे और इसको उसमें शामिल करेंगे 32 ज़ुबानों के साथ, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैं इस पर बड़ा खुश हूँ। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को अब कि ये कैसे शुरू हुआ। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको चाय पीने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं चाय पीता रहूँगा, आप जिक्र करते क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इत्तफ़ाक़ है कि इस किताब का मैं मुदीर और मुहक़्क़िक़ हूँ और इसुमुरा साहब मेरे एक तरह से मानवी उस्ताद हैं और मैं इनकी मदद से मैंने जापानी सकाफ़त को समझा, सीखा और आज तक सीख रहा हूँ। तो जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे ये ख़्याल आया कि इसको उर्दू में तर्जुमा होना चाहिए। इनसे मशवरा किया, फिर हमने तलाश की कि कोई इस पर काम करे, क्योंकि ये बहुत दकीक और बहुत मेहनत तलब काम था। तो मुझे बेहद खुशी है कि बाकर नकवी उर्दू तर्जुमे का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के बहुत बड़े ट्रांसलेटर, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ कुछ अर्सा पहले, वो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली। और ये ज़िम्मेदारी इसलिए ली, मुझे तो चलें जापान से मोहब्बत है और मैं दूसरा घर जापान को कहता हूँ अपना, लेकिन बाकर साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाकर साहब को मैंने इस बात पर कन्विंस किया था कि उर्दू ज़बान में दुनिया का पहला नावल मौजूद नहीं है, तो अगर आप ये एहसान उर्दू पर करें तो जापानी ज़बान पर ऑटोमेटिकली एहसान हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को बहुत संजीदा लिया और फिर ये 2 साल तक वो लगातार कई घंटे रोज़ इस पर काम करते थे और नावल का पहला ड्राफ्ट उन्होंने मुकम्मल किया। और उसके बाद फिर जब उनके इंतकाल के बाद ये ज़िम्मेदारी मैंने निभाई और ये नावल जो है सब जगह दस्तयाब है, पाकिस्तान भर में बड़ी बड़ी कुतुब की जो दुकानें हैं उन पर। तो मैं इसुमुरा साहब थोड़ा सा बाकर साहब के बारे में जानना चाहूँगा। आपसे जो मुलाकात उनकी पहली हुई थी, आपको याद है उन्होंने बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मुलाजमत जो है वो जापानी कंपनी में, जहाँ से उनको ताल्लुक़ बना, उन्होंने कहा था। और फिर जब पहली बार वो आपसे मिले थे, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा महसूस हुआ, कि ये आपको लग रहा था कि ये काम कर लेंगे या क्या था? यानी दरअसल बात ये है, यानी बेशक बाकर नकवी साहब है, यानी मारूफ मुतरजम है, इसलिए उनके ऊपर एतिमाद था बेशक। मगर ये देखें, ये किताब है, इतनी मोटी किताब है, वो खास तौर वो रोंदो में रहते थे, इसकी वजह से यानी रोंदो अगर बहुत मसरूफ़ है ना, तो इसकी वजह से या कर पाएंगे या नहीं मुझे यकीन नहीं था। बेशक उनके ऊपर एतिमाद था, मगर कर पाएंगे या नहीं मुझे यकीन नहीं था। सही बात है, लेकिन ये है कि वो ना सिर्फ उस यकीन पर पूरे उतरे, बल्कि उन्होंने बहुत ही खुलूस से और मेहनत से इस काम को किया और यकीनन वो जापानी ज़बान के भी और उर्दू ज़बान के भी मोहसिन हैं। जी जी, ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। और बग़ैर मुआवजे के ये काम, बग़ैर मुआवजा, वाह 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 वाह, ये बात है। सही बात है, ये बड़ी बात है, बग़ैर मुआवजे के इतना बड़ा काम करना। सही, बिल्कुल सही। और इसकी तो कोई कीमत हम दे भी नहीं सकते। हाँ, दे भी नहीं सकते, इतना उम्दा काम। जी, सही बात है। तो इसमें बाकर साहब के हवाले से हमने ये आपने इनका दूसरा काम पढ़ा है जो मिज़राब इन्होंने तर्जुमा किया, फिर उसके अलावा और बहुत सारे और फिर जापान का नोबेल अदब जो 3 जापानी नावल निगारों को भी इन्होंने किया। तो लेकिन मुझे लगता था कि ये ज़रा ज़्यादा बड़ा है तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। हाँ। और फिर इसकी खैर ड्राफ्टिंग हुई और मैंने फिर इसके हवाशी वगैरह लिखे, जो कि मेरा ख्याल है ज़रूरी थे हवाशी लिखना। जी, हवाशी लिखना ज़रूरी है, जो मैंने अभी भी जिक्र किया ना, यानी हवाशी के बगैर उसको पढ़ नहीं सकते। क्योंकि देखें, जापानी हों तो कयास तो कर सकते हैं, शायद जो पुराने ज़माने में इस तरह का है, शायद ऐसा हो, ये कयास कर सकते हैं, मगर ये पाकिस्तानी या गैर मुल्की यानी कयास नहीं कर सकते, क्योंकि मिलता जुलता नहीं है ना, सकाफत मिलता जुलता नहीं है, इसलिए कयास भी नहीं कर सकते। सही, इसी लिहाज से हवाशी हैं, यानी लाज़िम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने मिलकर मुकम्मल किया, कितने साल लग गए अंदाज़न? ये तकरीबन 5 साल। 5 साल लग गए और 2 साल बाकर साहब के लगे, 2 साल मेरे लगे और फिर 1 साल टेक्निकली और प्रिंटिंग करने में, क्योंकि ये कोरोना शुरू हो गया, इसलिए इसकी वजह से अभी ताख़ीर हुई है। बिल्कुल। वैसे मैंने
कोरोना की वजह से ये काम जल्दी मुकम्मल कर लिया, वरना ये 2 की बजाय 4 साल लगते शायद। और इसमें मैं समझता हूँ कि मैं आज ये कहना चाहूँगा कि मेरे अहले खाना का भी बड़ा हिस्सा है। जिस तरह बाकर साहब के अहले खाना का हिस्सा होगा कि वो अपनी फैमिली का टाइम देते थे काम को, तो इसी तरह मेरी जो शरीके हयात हैं सबा साहिबा और मेरी बेटियां सिला और दुआ, बहुत वो पूछती थी कि डैडी ये क्या काम आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो आपकी फैमिलीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जिनका जिक्र नहीं आता। ये जापान की सकाहत भी है। अच्छा, यानी मतलब यानी ज़्यादा अपने बंदों के ऊपर है ना, यानी तारीफ नहीं करते। करनी चाहिए वैसे कि नहीं, आप क्या? नहीं, हमारे मुल्क में तो इस तरह नहीं करते। आप अपनों के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए तो करते हैं, मगर अपनों के लिए तो नहीं करते ना, वो एक रिवाज इस तरह का रिवाज है। सही बात है। लेकिन हमें बड़ा प्राउड है इस काम पर, बाकर साहब पर। शज़फ हैदर एक बाकर साहब के ख़ानदान की एक रुकन है, उनके भाई की बहू हैं और अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी लिखने वाली हैं, नावल निगार। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही जब मैंने उनसे कहा कि ये काम मुझे मिला, बाकर साहब का इतना मकाम, लेकिन मुझ जैसे तालिब इल्म ने इसको ख़त्म किया, तकमील तक पहुँचाया। तो उन्होंने कहा कि आप उनके अदबी साहबजादे हैं। क्योंकि ये एक साहबजादे वाली लगन से किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। बड़ा अच्छा इजहार है ना जी। तो शज़फ आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए ऐसा कहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी थकन उतर गई जो अच्छा काम किया। तो सर बहुत मज़ा आ रहा है। बस इसमें एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान में इसको क्या रिस्पांस मिलेगा? ये पुरानी किताब तो हैं, अच्छी किताब है, और उसके अलावा उर्दू में तर्जमा हो चुकी हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए पढ़ना तो इतना मुश्किल नहीं होगी। मगर मसला ये ना, मोटी किताब है ना, इसलिए थोड़ा सा यानी मतलब ये संजीदगी से पढ़नी पड़ेगी, वक्त लग जाएगा। तो फिर भी देखें, यानी मेरा अंदाज़ा है पाकिस्तान में भी अदब को पसंद करने वाले बहुत होते हैं, तो उन लोगों की निगाह में ये किताबें हैं, यह अच्छी किताब नज़र आ जाएगी। वाह वाह, क्या और यानी मतलब मकबूल हो जाएगी, मेरा अंदाज़ा तो है। मगर अफसोस की बात ये है, यानी हमने छपवाया बस 500 पे तो कुछ नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ ये आप लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स होगा, हमारी कई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ज़रूर होगा, इजहार का तरीका उससे ये बेहतर है, इस तरह का भी होगा, ये हमें चाहिए। और दोबारा उसको दूसरा एडिशन बनाते वक्त सब उसी में शामिल कर देंगे, और दूसरा एडिशन यानी इंशाल्लाह अगले साल यानी दोबारा छपवाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल छपवाएंगे। और मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी से बस ये सवाल पूछ के मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। जापान में नॉर्मली एक किताब के कितने एडिशन छप जाते हैं? हाँ, देखिए यानी बहुत से एडिशन हैं, क्योंकि एक बार छपवाते हैं फिर भी 10,000 ज़रूर छपवाते हैं। 10,000 से शुरू होते हैं? 10,000 से शुरू होते हैं। ओहो। और उसके अलावा देखिए मसला ये जो जिक्र हुआ था ना, आयामा कैट वगा हायवा नेको दे जी, उसका तो कितने एडिशन छपा, ये भी बेशुमार। अच्छा, क्योंकि सैकड़ों क्योंकि 100 साल से पहले ये लिखी गई है, और छपता रहता है, आइंदा भी मुस्तकबिल में भी छपता रहेगा। तो मतलब ये बेशुमार। क्या बात है। नाजरीन सुन रहे हैं आप, 10,000 से किताब शुरू होती है छपाई, और मुल्क है जापान जहाँ की टेक्नोलॉजी से आप इस्तेफ़ादा करते हैं, और हम और आप ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो पढ़ना लिखना शायद अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहा। ये तासुर बिल्कुल गलत है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उर्दू अदब, उस पर नज़र, जापान में उर्दू, ये सारे सवाल मैं पूछूंगा इस वक्फे से वापस आके। गुफ्तगू हो रही है जनाब तोशिकाज़ु इसोमुरा साहब से, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये इतनी साफ़ अच्छी लखनवी उर्दू आपने कहाँ से सीखी? दरअसल 1985 से 87 तक पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में उर्दू ज़बान पढ़ी है। अच्छा।
ये हमारा निज़ाम है जी। यानी मैंने ज्वाइन किया फॉरेन मिनिस्ट्री में 1984। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया था। ठीक। 1 साल टोक्यो में काम किया, तो उसके बाद टोक्यो हेडक्वार्टर ने मुझे हुक्म दिया पाकिस्तान जाओ, उर्दू ज़बान सीखो। सही। यानी इस तरह का निज़ाम है। मगर इसका निज़ाम 2 साल जो मर्जी इस्तेमाल करो, मगर ये 3 मकसद हैं। एक तो ये उर्दू ज़बान अपनाना, दूसरा पाकिस्तान के सिलसिले में मालूमात हासिल करना, और तीसरा यानी दोस्ती ये वगैरह बढ़ाना, नेटवर्क बनाना, ताकि उसी दोस्ती नेटवर्क के ज़रिए यानी मुस्तकबिल में काम करने आसानी से काम कर सकें। सही। तो यानी सफारतकारी में चाहे मुल्क कोई भी हो, वो इसी तरह काम करते हैं। इसी तरह काम करते हैं। और दरअसल ये पंजाबी निवासी में तो ये मैंने इतना ज़्यादा नहीं सीखा। उससे ज़्यादा मैंने सीखा, एक साहब था यानी असद नज़ीर साहब है। अच्छा, असद नज़ीर। ये साहब PTV के अनाउंसर थे। अच्छा। और आर्जी तौर पे जापान में रहे, और जापान के जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग NHK, उसी में काम करते रहे। अच्छा। तो इत्तेफाक से वो भी वापस आ गए, लाहौर वापस आ गए। इसकी वजह से हफ्ते में 5 दफ़ा तकरीबन 1.5 घंटे उनके पास उर्दू ज़बान पढ़ता रहा। अच्छा। इसलिए यानी मेरी उर्दू हैं उनसे सीखी, ज़्यादातर सीखी हैं। और उनका तारुक है यानी उत्तर प्रदेश का सीतापुर से था। अच्छा। वो उधर आ गए, यानी मतलब ये जो लखनऊ के नज़दीक इलाके में यानी परवरिश हुई हैं। इसकी वजह से शायद वो भी लखनवी उर्दू बोलते थे। हाँ, तो इसीलिए आपको वो लखनऊ का टच आया। पता नहीं टच आया है या नहीं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है। जैसे आपके एक प्रोफेसर हैं उर्दू के, जापानी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सोयामाने, तो कभी कभी जब वो गुफ्तगू करते हैं उर्दू में, बहुत साफ़ उर्दू बोलते हैं, लेकिन उनका मजाक और उनके तरीके से कभी कभी लगता है कि वो लाहौरी उर्दू बोलते हैं क्योंकि वो लाहौर में बहुत रहे। लाहौर में बहुत रहे, तो ये असर तो होता है। हॉस्टल में भी रहे। हॉस्टल में भी रहे। जी, मैं भी हॉस्टल में रहा, यानी न्यू कैंपस के 2 नंबर हॉस्टल है। हमारे ये रहने वाले है ना, 2 नंबर तो नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। अब देखें ना, ये जो हिस्से मिज़ा है, ये तो आम आदमी की तरह आप बिल्कुल बोलते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जापान में भी उर्दू की तदरीस है, तो कितनी जामियात में है? देखिए, जापान में 3 यूनिवर्सिटियों में शोबा उर्दू हैं जी। एक तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, दूसरी ओसाका यूनिवर्सिटी जी। ये दोनों सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी हैं, और तीसरी निजी शोबे की यूनिवर्सिटी हैं, दाइतो बुंका यूनिवर्सिटी। सही, बिल्कुल ठीक। तो ये तीनों यूनिवर्सिटियाँ शोबा उर्दू और उर्दू तदरीस से वाबस्ता काम करें, और सारे तालिब इल्म जो जापानी तालिब इल्म पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ दाखिला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे मौका मिला, मैं गया, मैंने वहाँ देखा भी है, और बहुत ज़बरदस्त शोबे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और वहाँ के सारे लोग, चाहे वो प्रोफेसर हागीता हों, प्रोफेसर मित्सुमुरा हों, प्रोफेसर मामिया हों, या प्रोफेसर सादा, या उनसे पहले उनके उस्ताद प्रोफेसर सुजुकी ताकीशी थे, जिन्होंने उर्दू और जापानी पहली लुगत बनाई। और एक ओसाका के प्रोफेसर थे जिनका अभी कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ, जिन्होंने लुगत में काम किया था, कागाया साहब। तो ये सारे इतने ज़बरदस्त लोग हैं। और प्रोफेसर हिरोजी कतोका, आप देखिए 50 साल से उर्दू के साथ 2 बार पाकिस्तान भी तशरीफ लाए हैं ना, उर्दू के ऊपर बहुत लगाए हैं इसकी वजह से। और अब उनकी उम्र 80 के करीब या इस तरह 80 के लगभग है, फिर भी शौक है उर्दू ज़बान पढ़ने का, अदब पढ़ने का शौक है। सही बात है। मैं नाजरीन आपको बताना चाहूँगा, प्रोफेसर हिरोजी कतोका साहब गालिब के, इकबाल के, सादत हसन मंटो के जापानी मुतरजम हैं, जापानी ज़बान में तराजुम किए हैं उन्होंने। हम ये सारा कुछ शायद बहुत सारे हम में से लोग पढ़ भी नहीं पाते, और उन्होंने उसको ना सिर्फ पढ़ा बल्कि तर्जुमा किया। 50 साल से ज़्यादा हो गए उन्हें उर्दू से वाबस्तगी, और आज तक वो काम कर रहे हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं उर्दू ज़बान से। मैं तो हैरान होता हूँ जापानियों की उर्दू से ये मोहब्बत देख के। ऐसा क्यों है? पता नहीं, मगर देखें यानी तकरीबन 150 साल पहले मेजी हुकूमत कायम की गई जी। उसके बाद मेजी हुकूमत ने ऐसा किया, यानी दुनिया के हर इलाके के ज़बानें होती हैं, तो उसको यानी नज़म तरीके से यानी जापानियों को सिखाया जाए। और ये दुनिया के यानी
कई मालिक हैं, उन लोगों मालिक के मालूमात को हासिल किया जाए। इस तरह यानी जापानी हुकूमत ने यानी तकरीबन 150 साल पहले इस तरह का फैसला किया। और देखें तकरीबन 1900 उर्दू की तालीम है, उस ये भी यानी 19वीं सदी में ये शुरू हुआ है। तो मतलब ये जो 150 साल पहले से शुरू हुआ, 130 साल पहले जो यूनिवर्सिटी में ये उर्दू ज़बान दूसरी ज़बान यानी पढ़ना ये शुरू हुआ है। सही, बिल्कुल ठीक। तो आप पहली बार पाकिस्तान जो आए थे क्या सन था? यानी 85 सन 1985। सन 1985। तो 85 का पाकिस्तान और आज 2021 का पाकिस्तान, कितना फ़र्क आ? फ़र्क बहुत है। हाँ, देखें यानी एक तो ये है आपका टेलीविज़न है जी, आज का टेलीविज़न चैनल है बेशुमार हैं। उस वक्त बस पीटीवी था, ये भी सुबह 11 बजे से लेके शाम को 10 बजे इस तरह का था। बिल्कुल, बस एक चैनल यानी वक्त भी महदूद इस तरह का था। अब तो ये देखिए बेशुमार चैनल हैं, ये भी यानी बहुत ये अच्छी बात भी है जी। और मुझे पढ़ने को मिला, मैं जब रिसर्च करता हूँ जापानी कल्चर पे और पाकिस्तान में जो जापान का काम है, तो हमारा जो पीटीवी की जो आजमाइशी नशरियात जो शुरू हुई थी तजर्बे की बुनियाद पर 3 महीने, तो वो एक जापानी कंपनी ने की थी। अच्छा जी, ये मैंने पढ़ा। अच्छा। और ये मुस्तनद रिसर्च से। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे यहाँ टीवी का सेटअप जापानियों ने लगा दिया। अच्छा। तो आप लोग माशाल्लाह, मतलब जापान का एक पाकिस्तान से पुराना एक ताल्लुक है, और बहुत काम किया है जापान ने। अब देखें ना, जो हमारे अदब का तराजुम, उर्दू अदब के तराजुम हुए जापान में, शायद ही कोई राइटर हमारा बचा हो, तकरीबन सबके तर्जुमे वहाँ। जी जी जी, मगर आपके यहाँ तो नए राइटर जी यानी पैदा हो जाते हैं जल्दी। तो इसकी वजह से नए लोगों के लिए तो अभी तक नहीं होंगे। हाँ, सही। लेकिन जो क्लासिक है या जो ज़रा पुराना है, अगर 2000 से पहले का, तो उसका तो तर्जुमा यकीनन सबका हुआ है, सबका हो चुका होगा। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा सर, हमें आपसे गुफ्तगू चूँकि और करनी है, तो हमने ये इरादा किया कि हम 2 हिस्सों में गुफ्तगू करें। तो ये पहला हिस्सा है, हमने गेंजी मोनोगतारी की बात की, हमने जापानी ज़बान और उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ की बात की। तो मैं इस हिस्से में आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हम जापानी ज़बान सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कोई तो कैसे सीखे, ख़ास तौर पर अगर कोई कराची में रहता है? जी देखें, कराची में हमारे कौंसलखाना है जी, उसी में जापानी लैंग्वेज कोर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसी पे आ सकते हैं। ठीक है, यानी हफ्ते में 3 बार ठीक यानी क्लासेस होती हैं, उसी में शरीक हो जाएं तो 1 साल के अंदर आप लोग ये आसानी से जापानी ज़बान अपना सकेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत सारे दोस्त ये भी सोचते हैं कि जापानी ज़बान सीख लेंगे तो वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है, ये दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त हैं। अच्छा। ये तो दुरुस्त हैं। आजकल ये जो हमारी पॉलिसी वीज़ा की पॉलिसी में तब्दीली आई है, तो उसकी नरमी आई है, तब्दीली आई है, और उसकी वजह से यानी उसमें लिखा हुआ है यानी हमारा ये जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होता है, ये N1 से N5 तक 5 डिग्री हैं। ठीक। तो उसी में से 5 और 4 तक मुकम्मल कर लें, ठीक, तो उससे कुछ वीज़ा लेने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक। सर, इस हिस्से से आपसे इजाज़त चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, और जो हमारी सवालात बचे हैं हमारे दूसरे हिस्से में आपसे गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गुफ्तगू से बहुत लुत्फ़ आया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ सीखा होगा। इसी गुफ्तगू के तसलसल को जारी रखते हैं, और अगले हिस्से में यानी दूसरे हिस्से में जो GTV का चाय खाना का स्पेशल प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100वां प्रोग्राम है, उसमें फिर हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेचैनी से और शिद्दत से उस हिस्से को भी देखना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी इस पार्ट से, इस हिस्से से मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।